खैर मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस केस में आप देखेंगे कि सरबुलंद राबिया को लेकर अपने साथ दुश्वार पहाड़ी इलाकों से गुजरता हुआ दुश्मन के इलाके से निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि वो एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुके होते हैं। तो राबिया से कहता है कि आज की रात हमें यहाँ पे गुजारनी होगी क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और हम सफ़र नहीं कर सकते। सुबह जैसे ही होगी हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो दुश्मन जा चुके हैं लेकिन कुछ भी हो सकता है। फिर वो राबिया से ये भी पूछता है कि तुम्हें आखिर क्या इतनी मजबूरी हुई कि तुम घर से निकल पड़ी हो। मैंने तुम्हें कहा था कि घर से नहीं निकलना। राबिया सरबुलंद को बताती है कि बानो की घर से निकल जाने के बाद सब लोग मुझ पर शक करने लग गए थे, सब मुझे शक की नज़रों से देखने लग गए थे और तुम्हारी भाभी तो मुझे काफ़ी बातें भी सुना चुकी है और तुम्हारा भाई जो है उसने भी कह दिया है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कदम उठाऊं, लेकिन मैंने यही कोशिश की थी कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगी, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे पीछा करना शुरू कर दिया। अगर तुम ना आते तो मैं शायद उनके हाथों मार चुकी होती। तो सरबुलंद उसे कहता है कि तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। आखिर सुबह हो जाती है और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं दुश्मनों के रास्ते से गुजरते हुए कि अचानक किसी दुश्मन की उस पर नज़र पड़ जाती है, क्योंकि ये इलाका उसके दुश्मनों का होता है और किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता था। अचानक किसी दुश्मन ने उसे देख लिया होता है और वो उसे ताड़ में होते हैं कि अचानक उसके पीछे आ खड़े होते हैं और वो उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं कि और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। अचानक जो है ना सरबुलंद के कुछ लोग आ जाते हैं और उसे बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि वो अपने डेरे पर पहुंच जाता है और अपने बंदों से कहता है कि ये राबिया को हवेली के अंदर पहुंचा दो। उसका जो सरबराह होता है वो कहता है कि साहब जी आप कहाँ गए थे, हम तो बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद थे। वो कहता है कि इस बाद में ये सारी स्टोरी बता दूंगा, फ़िलहाल तुम राबिया को लेकर पीछे रास्ते से गुजर जाओ ताकि किसी को मालूम भी ना हो कि राबिया यहाँ तक पहुँची है। वो उसे हिफाजत हवेली के पिछले रास्ते के अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। शाहजमान के वहाँ पर मौजूद शीरी उसे देख लेती है। शीरी को तो पहले भी इस पर शक था क्योंकि उसे पता था कि वो घर पे मौजूद नहीं है, इसलिए वो अपनी काम वाली से कह रही होती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सरबुलंद का ही काम है, उसी ने जो है ना बानों को कहीं इधर उधर किया है। तो उसकी मासी उसे कह देती है कि ये बात अब की है, आइंदा ना करना, हवेली में किसी को ये बात पता चल गई तो बहुत ही बुरा होगा। मासी भी उसे कह देती है कि तुम भी इन कामों में ना पड़ो तो ज़्यादा ही अच्छा है, बड़े लोगों के कामों में ना हो तो ज़्यादा अच्छा, ये ना हो कि तुम फंस जाओ और फिर बहुत ही बुरा अंजाम हो तुम्हारा भी। मुझे नहीं पता कि बानो कहाँ चली गई है और कैसे चली गई है, लेकिन कोई ऐसा मसला जिसकी वजह से बानो जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। हो सकता है ये जो लड़की नई आई है इसी की वजह से सब कुछ हो रहा हो। अचानक शीरी उससे बात करते हुए बाहर जाती है तो वो देखती है कि राबिया जो है ये शाहजमान के साथ पिछले रास्ते से आ रही होती है। वो उसका पीछा करती रहती हुई उसके घर तक कमरे तक पहुंच जाती है। उसे भी शक पड़ जाता है कि ये 2 दिन से घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन किसी ने इस बात पे तवज्जो ना दी, इसलिए वो पीछा करते करते आखिर उसके कमरे तक पहुंच जाती है और कमरे में आकर उसे कहती है कि राबिया तुम कहाँ पे थी, मुझे शक पड़ता है कि तुम शाहजमान के साथ कहीं गई होती, 2 दिन से तुम नहीं हो। अगर मैं सुराब लाकर को बता दूँ तो कुछ भी हो सकता है। वो कहती है तुम नुकरानी हो, नुकरानी बनकर ही रहो, अगर मैं तुम्हारी शिकायत सरबुलंद से लगा दूँ तो फिर वो हक्की बक्की रह जाती है। वो कहती है अच्छा चिड़िया के भी पर निकल आए हैं, ये बातें भी सोच रही होती है। वो कहती है इसका कुछ करना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ न कुछ तो इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। इधर जब वो पहुंचती है तो भाभी सुराब से बातें कर रही होती है। सुराब उसे कह रहा होता है कि मेरे हाथ पे चोट हुई है, ये बस ये मोहल्ले में और घर में ये बात फैला दो कि बानो का एक्सीडेंट हुआ था और मैं बच के आ गया हूँ और राबिया जो है उस एक्सीडेंट में फ़ौत हो चुकी है। ये बातें सुनकर भाभी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि कैसे ये बातें करूँ। इधर सरबुलंद आकर फ़ौरन ही अपनी माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि आप ठीक तो हैं। वो कहती है कि तुम कहाँ गए थे, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो कहता है कि बस कुछ काम था जो निपटाने जा रहे तुम। उसे कहती है कि तुम अभी तक बानो को साथ क्यों नहीं लेके आए, तुम जाओ और बानो को साथ लेके आओ, मैं उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत गम टूट चुकी हूँ। ये बातें सरबुलंद को और ज़्यादा गमगीन कर देती है। जब मोहल्ले में ये बात फैल चुकी होती है कि बानो मर चुकी है, तमाम लोग उसकी तदफीन के लिए आ रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, लेकिन सुराब तो अंदर ही अंदर से टूट चुका होता है क्योंकि उसे ही पता है कि जो कुछ भी है वो उसकी वजह से हुआ है।
نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے دشمنوں کو بھی اس بات کی پتہ چل جاتی ہے کہ ان کی بہن جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اس لیے وہ بڑی خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر تمام گھر والے تدفین کر رہے ہوتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے۔ شیریں کو بھی سب کچھ معلوم ہوتا ہے کیونکہ شیریں بھی تو اس کی موت میں شامل تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ سر بلند آخر کہاں تھا اور یہ لڑکی رابعہ کہاں تھی، یہ اسی کھوج میں ہوتی ہے۔ ادھر دشمنوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بانو جو ہے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس کے بندے اسے آ کے بتاتے ہیں کہ سر بلند کو ہم نے اپنے ڈیرے پر اپنے علاقے میں دیکھا تھا، وہ کسی لڑکے کے ساتھ تھا۔ یہ باتیں اس کو اور بھی زیادہ پریشان کر رہی ہوتی ہیں اور اسے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہمارے 2 بندے بھی مارے گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تو میں بعد میں دیکھوں گا کہ وہ بندے کیوں مارے گئے ہیں، لیکن اس کو یہ بات اب بہت ہی زیادہ پریشان کر رہی ہوتی ہے کہ آخر سر بلند کس لڑکی کے ساتھ تھا اور کیوں گھوم رہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل زنجیریں کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ اور دلچسپ ہو چکی ہے۔ سر بلند رابعہ کو دشمن کے علاقے سے بحفاظت نکال کر واپس چلا جاتا ہے۔ راستے میں وہ